नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं एक रिवीजन और मार्क्स बूस्टर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन जल्दी जल्दी से साइंस को रिवाइज करेंगे, साथ में ही इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम प्रत्येक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक बहुत कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इस सीरीज से भी आप अपने बहुत अच्छे अंक बना सकते हैं। तो आज से इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे आपके साइंस सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पूरे चैप्टर को इस एक वीडियो में समझेंगे, तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ना केवल इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे बल्कि इसके एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे ताकि पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो चलिए वन शॉट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन पदार्थ के अंदर देखते हैं, जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम घर में बल्ब को ऑन करते हैं, जैसे हम लोहे को क्या करते हैं, चुंबक बना लेते हैं, इस तरह के दूध से दही बना लेते हैं, ठीक है, तो और पानी से बर्फ बना लेते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन पदार्थ के अंदर होते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ परिवर्तन भौतिक होते हैं और कुछ रासायनिक होते हैं। तो सबसे पहले अपन यही जानने वाले हैं कि कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं और कौन से रासायनिक। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें पदार्थ में परिवर्तन के, तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिएगा, पहले हम समझेंगे ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन मतलब होता है पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना। तो आप पूछेंगे सर भौतिक गुण कौन से होते हैं, तो भौतिक गुण का मतलब होता है पदार्थ की अवस्था चेंज होना। जैसे हम बात करते हैं ना, द्रव अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है। तो अगर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो उसका भौतिक गुण है। उसका द्रव्यमान क्या है, उसका घनत्व क्या है, ये सारे जो गुण होते हैं वो आते हैं भौतिक गुण के अंदर। फिर कहेंगे रासायनिक परिवर्तन के अंदर बात करें तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक गुण कौन से होते हैं, रासायनिक गुण मतलब उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दे, उसको जला दे तो क्या होगा, तो इस तरह के जो गुण होते हैं उसको हम रासायनिक गुण कहते हैं। तो देखिए, आपसे परिभाषा भी पूछ ले, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, पदार्थ का भौतिक परिवर्तन, तो पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं और पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं, फिक्स नहीं है। जैसे हमने एक बार पानी को फ्रिज में रख के बर्फ बना दिया तो वो फिक्स थोड़ी है, बर्फ रहेगा। उसको बाहर रखेंगे तो वो वापस पानी बन जाएगा, मतलब स्थायी नहीं है। ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं। जैसे आपने दूध से दही बना दिया तो अब वो फिक्स है, दही ही रहेगा। जैसे आपने लकड़ी को जलाकर कोयला बना दिया तो फिक्स है, वो कोयला ही रहेगा। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पहले वाला पदार्थ है वापस वही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपने पानी को पानी से क्या बनाया था, बर्फ बनाया था, अब बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं, यानी पहले भी पानी था, अब हमने परिवर्तन करके वापस पानी बना दिया। तो ये क्या होते हैं, प्रारंभिक पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हम प्रारंभिक पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए बच्चों कैसे, देखिएगा, जब हमने दूध से दही बना दिया, अब आपको पता है दही से वापस किसी भी हालत में दूध नहीं बनेगा, तो प्रारंभिक पदार्थ यानी पहले वाला पदार्थ वापस नहीं बनता है। इसमें जो है नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ थोड़ी बना है। अगर हमने मान लो पानी से बर्फ बना दिया तो बर्फ कोई नई चीज थोड़ी है, नया पदार्थ थोड़ी है, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है। जबकि ये इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है। जब रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तब नया पदार्थ, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जलाया तो मान लो राख बन गई, तो एक नया पदार्थ हो गया। दूध को हमने दही बना दिया तो दही एक नया पदार्थ हो गया। तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, पानी से बर्फ का जमना, ठीक है, बल्ब को ऑन करना, बल्ब को वापस ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने लोहे को चुंबक बनाना, कुछ समय के लिए चुंबक बनेगा, वापस वो क्या बन जाएगा, उसकी चुंबक तो हट जाएगा। इस तरह से पानी के अंदर नमक का घुलना या चीनी का घुलना, नमक घोल तो दिया, वापस अलग भी कर सकते हैं। पानी को गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा, वापस अलग भी हो गया, ठीक है। जबकि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ठीक है, किसी लकड़ी का जलना या किसी भी चीज का जलना, कोयले का जलना होता है। तो अगर कोई चीज जल गई है इसका मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है।
तो बच्चों ये था हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आप दो तरीके से याद रख सकते हो। पहला बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। दूसरा देखो, अगर किसी पदार्थ में या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बना देते हैं, हमें पता है रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। अब जो नया पदार्थ बना है उसके गुण जो हैं पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होने चाहिए। जैसे हमने दूध से दही बना दिया तो दूध के जो गुण हैं वो क्या दही के गुण होते हैं क्या, नहीं, दूध के गुण अलग होते हैं, दही के अलग होते हैं। तो उसके गुण उससे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार के हम क्या कह देते हैं, इस प्रकार की क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा, जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो कुछ पदार्थ के बीच में रासायनिक अभिक्रिया कराई जा सकती है। एक भी पदार्थ हो सकता है, एक भी ज्यादा हो सकता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए हमने जो पदार्थ काम में लिए हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं जो पदार्थ उनको उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पाद। जैसे देखिएगा यहां पर हमने एक अभिक्रिया ली है, देखिएगा बच्चों, मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं, आपको याद होना चाहिए किसी भी चीज को जलाने के लिए कौन से गैस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो जब हमने मैग्नीशियम को जलाया इसका मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की। किसी भी पदार्थ को जलाओ, यहां कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से करेगा। सोडियम को जलाएंगे तो सोडियम किससे करेगा अभिक्रिया, ऑक्सीजन से करेगा। तो मैग्नीशियम को अगर जलाते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, ये जो दोनों पदार्थ आपको दिख रहे हैं, एक हमारे पास मैग्नीशियम है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो ये दोनों अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभिकारक, या कभी कभी इसको अभिकर्मक भी कहा जाता है। अभिकारक को हम कभी कभी क्या कह दे सकते हैं, अभिकर्मक भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभिकर्मक या अभिकारक एक ही बात होती है। और यहां पे देखो बना क्या है, बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये है उत्पाद। ये क्या है, ये उत्पाद है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सर हमें समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने घर में चाय जरूर पी होगी, तो चाय जो है उसको बनाने के लिए जो जो चीजों की हमें जरूरत पड़ रही है, जैसे पानी है, दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, इनकी जरूरत पड़ी है, तो ये सारे अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और इसको सबको मिलाकर जब हमने इसको गैस के ऊपर गर्म किया तो क्या बना, एक उत्पाद बना जिसको हम चाय कहते हैं। तो ये चाय क्या है, हमारा उत्पाद है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक श्वेत पदार्थ बनता है, सफेद कलर की राख बनती है। यहां पे इस प्रैक्टिकल को आप समझ सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आप इस प्रैक्टिकल को भी देख पाएंगे। हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल से भी इसको समझ रखा है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो किस प्रकार उसमें जो है श्वेत कलर की ज्वाला, जैसे हमने आग जलते हुए देखा ना, ये सफेद कलर की आग जलती है और सफेद कलर का इसमें पाउडर बनता है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखें यहां पे, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हम कैसे पहचान पाएंगे, हमें पहचानना तो आना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कुछ बातों को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि यहां पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अगर मान लो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अगर उसके रंग में परिवर्तन हुआ है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो गया है, अगर उसमें से किसी गैस का निकलना हो गया, अगर मान लो कोई गैस निकल रही है, उसके ताप में परिवर्तन हो गया है, या फिर अवक्षेप का निर्माण हो गया है। बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि कोई अवस्था में जैसे ठोस से द्रव में बदल गया, इस तरह से अवस्था में, या फिर रंग में परिवर्तन हो गया, वो हमें दिखाई दे देगा। गैस निकल रही है, हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ताप में परिवर्तन, पहले ठंडा था गर्म हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर ये अवक्षेप शब्द आया है, ये हमने नया शब्द सुना है। अवक्षेप का मतलब होता है अविलेय पदार्थ, जल में अविलेय पदार्थ जो जल में घुला नहीं है। जैसे आप जल के अंदर चॉक पाउडर घोलने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक बार तो आपको लगेगा घुल गया, लेकिन थोड़े समय रखोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। वो उसके लिए अवक्षेप है, यानी जो जल में अविलेय है, किसी भी विलयन में जो घुले नहीं। अब देखो यहां पर हमने उदाहरण के लिए समझेंगे तो देखो हमने क्या किया है, यहां पे
हमने यहाँ पे एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। कौन सा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 अम्ल जिसको बोलते हैं। इसके अंदर हमने जिंक का पाउडर डाल दिया, जस्ता डाल दिया, दानेदार जस्ता। तो जैसे इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। तो हम महसूस कर पाएंगे कि यहाँ से कौन सी गैस का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमने प्रैक्टिकली समझ रखा है। तो देखिए बच्चों, जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं तो हम बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं और हमेशा के लिए हमें याद भी हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में हम समझने वाले हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमने देख लिया, अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो, रासायनिक समीकरण की बात करें तो उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या लिखते हैं? कुछ अभिकारक और कुछ उत्पाद होते हैं। और अब उस अभिकारक और उत्पाद को ऐसे लिखना, देखो अभी हमने लिखा था मैग्नीशियम, फिर हमने लिखा ऑक्सीजन और हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से लिखना, ये तो चलो छोटी अभिक्रिया थी, अभिक्रिया बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो इतना नाम लिखना क्या होता है, हमारा समय बहुत लगता है। तो उस समय को कम करने के लिए क्या करें? तो भैया साइंटिस्टों ने कहा इसको ऐसे न लिख के इसको इसके फॉर्मूलों में या प्रतीकों में लिख दो। जैसे मैग्नीशियम को हम किससे लिखते हैं? Mg से। ऑक्सीजन को किससे लिखा? O2 से। MgO क्या बन गया? सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया? MgO। तो आप इसको ऐसे न लिख के इसको इस रूप में लिख दो। तो जब भी ये रूप लिखा जाएगा ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को उनके अणुसूत्रों या प्रतीकों में लिखना। अगर रासायनिक अभिक्रिया के जो भी अभिकारक या उत्पाद हैं, अगर उसको उसके प्रतीकों या फिर उसके अणुसूत्रों में लिख देंगे तो फिर वो रासायनिक समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। तो ये हमने लिखी है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका क्या है? ये रासायनिक समीकरण है। इसी तरह हमने लिखा जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो एक तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, अभी हमने पीछे देखा। अगर इसको ऐसे लिखते हैं, जस्ते को यानी जिंक को हम Zn से लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है, हाइड्रोजन गैस को H2 से। तो ये इसकी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। तो बच्चों आपको समझ में आया रासायनिक समीकरण क्या होती है? ठीक है, अब देखिएगा रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण लिखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कैसे लिखी जाती है उसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात होती है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, उसके बीच में तीर का निशान लगाना। जैसे देखो बच्चों यहां पर लग रखा है ना, तो हम क्या करते हैं? अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात क्या रखनी है? अगर अभिकारक या उत्पाद एक से ज्यादा है तो उसके बीच में, या दो अभिकारक है तो उनके बीच में प्लस लगा दो। अगर उत्पाद दो या दो से ज्यादा है तो उसके बीच में प्लस लगा दो। यानी अभिकारक और उत्पाद की संख्या दो या उससे अधिक होने पर उसके बीच प्लस का चिन्ह लगाना। तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक उत्पाद है, ये दूसरा उत्पाद है, तो इसके बीच में हमने क्या कर दिया है? प्लस का चिन्ह लगा दिया है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है? अभिकारकों व उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। अब हमें तीसरा पॉइंट ये लिखना है, सिंपल सा पॉइंट, कि हमें क्या करना है? अभिक्रिया को संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित। संतुलित का मतलब क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु जितने इधर हैं उतने के उतने इधर होने चाहिए। जैसे आपको ये पहली अभिक्रिया दिखाई दे रही है क्या? देखिएगा यहां पर मैग्नीशियम एक है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? नीचे दो लिखा, मतलब दो है, ठीक है, लेकिन यहां पर मैग्नीशियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। तो ये अभिक्रिया में क्या होना चाहिए? जितने इधर के परमाणु हैं उतने ही सेम परमाणु वो उतने भी होने चाहिए। जैसे एक मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन है तो इधर एक मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसको संतुलित करेंगे। आगे हम सीखेंगे किस तरह से अभिक्रिया को संतुलित भी किया जाता है। तो हमें तीसरा पॉइंट याद रखना है, अभिक्रिया को संतुलित करना। चौथा क्या लिखना है? अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिखना। आपको पता है पदार्थ की अवस्थाएं तीन तो मेन अवस्था होती है। एक होती है ठोस, जिसको हम ब्रैकेट में S से लिखेंगे। एक होती है द्रव, जिसको हम ब्रैकेट में L से लिखेंगे। एक हमारी होती है अवस्था गैस, तो उसको हम G से लिखेंगे। एक होता है जलीय विलयन। अगर कोई पदार्थ जल में घुला हुआ है तो उसको हम लिखने हैं AQ। क्या लिखेंगे? AQ। तो अगर इसमें से कोई अवस्था है तो उसके साथ में लिख देना। जैसे यहां पे बात करें मैग्नीशियम एक धातु होती है तो हम छोटा सा यहां पर क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस होती है तो हम क्या लिखेंगे? G लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या लिखेंगे? तो इस तरह की इनकी क्या होती है? अवस्थाएं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होती है? गैस, मतलब उसमें से जो है एक व्हाइट कलर का पदार्थ बनता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं,
व्हाइट कलर की राख बनती है, तो ये क्या है, ठोस है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट हमें याद रखना है, अगर कोई गैस है तो तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर गैस निकले हाइड्रोजन, तो तीर का निशान ऊपर की तरफ। और कोई अवशेप बन रहा है, अभी हमने बात की थी ना, कोई ऐसा पदार्थ बन जाए जो उसमें विलयन में घुले नहीं, तो उसमें तीर का निशान ऊपर की बजाय कैसे लगा देंगे, नीचे की तरफ। अगर कोई अवशेप है तो तीर का निशान नीचे की तरफ लगाना है। गैसीय अवस्था में चिन्ह तीर का निशान ऊपर की ओर और अवशेप बनाने में चिन्ह नीचे की ओर प्रदर्शित करना होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस लिए, रासायनिक समीकरण को लिखते हुए, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है वो समझते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि क्या होता है, किसी भी अगर अब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर हम देखेंगे किसी भी तत्व के परमाणु ना तो कभी नष्ट होते हैं और ना ही नए परमाणु बनते हैं। तो क्या होता है, ठीक है, तो ना तो हम वहां पर देखते हैं कोई परमाणु है वो नष्ट हुआ है, ना ही नया परमाणु बना है। तो जितने अभिकारक के अंदर किसी तत्व के परमाणु हैं उतने के उतने उत्पाद में भी होने जरूरी है, तभी तो हमें पता लगेगा। नहीं तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि कोई तत्व, ऐसा तो नहीं है कि परमाणु नष्ट हो गया है या नया बन गया है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो हम द्रव्यमान बना सकते हैं, मतलब कोई परमाणु बनेगा तभी तो द्रव्यमान बनेगा, और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा अभिकारक के तत्वों के परमाणु के बराबर होती है। यानी किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक में किसी तत्व के जितने परमाणु हैं, जितने ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक के अंदर सारे गिन लिए, उतने के उतने उत्पाद में होने चाहिए, ठीक है। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद में हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ स्टेप्स है, वो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीख लेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करनी नहीं आती है, बहुत सारे बच्चों को यहां प्रॉब्लम होती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। तो देखिएगा बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्चात, पहले मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद, ठीक है, तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। एक आपने नाम सुना होगा, कंकाली रासायनिक समीकरण। सुना है क्या बच्चों, कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसी को ही हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, असंतुलित। अब संतुलित कौन सी होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अगर उत्पाद के तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित कहेंगे। अब देखो इसके अंदर कुछ हमें स्टेप्स याद रखने हैं, चरण। तो सबसे पहले हमें चरण ये याद रखना है कि सर्वप्रथम प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद करना। जैसे हमने एक अभिक्रिया लिखी थी अभी Mg + O2 और हमने लिखा MgO, ये एक अभिक्रिया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान से समझते रहिएगा, एक एक स्टेप को समझेंगे आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है इन सबको क्या है, जो हमारे फॉर्मूले हैं इनको बॉक्स में बंद करना। इनको किस में बंद कर देना, बॉक्स में बंद कर देना। यही पहला स्टेप है हमारा। देखो पहला स्टेप क्या है, सर्वप्रथम प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद करना, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उनको बॉक्स के अंदर बंद कर दो। दूसरा क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणु की सूची बनाना। अब इनकी लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एक लिस्ट बना के बताता हूं, ठीक है। ये हमारा कोई भी तत्व है, ये अभिकारक है, उसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी है, ये उत्पाद है। जैसे हम यहां पर लिखे Mg, मैग्नीशियम है, यहां पर मैग्नीशियम में कितने हैं अभिकारक के अंदर, एक, और उत्पाद के अंदर भी एक। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखो यहां पर कितने हैं अभिकारक के अंदर, O2 लिखा हुआ है 2 है, यहां पर 1 है। इसका मतलब ये अनबैलेंस है, ऑक्सीजन क्या है यहां पर, अनबैलेंस है। तो सूची बना ली, प्रत्येक तत्व के परमाणु को संतुलित करना। अब क्या करना है, हमें उस सूची को देखते हुए संतुलित करते जाना है। तो देखिएगा ये अगर मैं यहां पे संतुलित करूं तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां 2 लगाना पड़ेगा, यहां 2 लगेगा तो ये इसके आगे 2 लगेगा। ध्यान रखना, ये बॉक्स इसीलिए बनाया था कि बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। लेकिन यहां 2 लगाने से एक और हमें समस्या बन गई है कि ये ऑक्सीजन तो 2 हो गया इसके आगे लगने का मतलब, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया है। ये 2 आगे लगाने का मतलब होता है मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम 2 हो गए, उधर 2 हो गए, इधर 1 हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहां भी 2 लगा देंगे। अब हमारी अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी। 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम बॉक्स के अंदर बंद किया, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एक सूची बना ली, एक टेबल बना ली अभिकारकों और उत्पाद के परमाणु की संख्या। उसके बाद में हमने क्या किया, प्रत्येक परमाणु एक एक को संतुलित कर लिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, संतुलित समीकरण उसको चेक कर लो, जांच कर लो कि सही है या नहीं है। ठीक है, तो हमने चेक भी कर लिया, चौथा स्टेप भी हो गया। पांचवा स्टेप क्या है, उससे पहले हमें देखना है हमने जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित की है, इस संतुलित करने की विधि का नाम पता है आपको क्या है? इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि का नाम लिखिए। तो क्या याद रखना है? हिट एंड ट्रायल विधि। ये कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल विधि। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमें याद रखना है इसके अंदर, क्या संतुलित रासायनिक समीकरण के अंदर अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिखना। अब हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित होगी, हमने जांच भी कर ली, तो हम उसकी अवस्थाएं लिख देंगे। अगर ठोस है तो ब्रैकेट में एस लिख दो, अगर द्रव है तो ब्रैकेट में एल लिख दो, गैस है तो जी लिख दो, और कोई जल में घुला हुआ विलयन है, ठीक है, तो उसको AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AQ लिखते हैं। तो बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद में हमने क्या करते हैं, उनकी अवस्थाएं लिखते हैं, 5वां पॉइंट। और छठा और अंतिम चरण है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप की जरूरत पड़ रही है, दाब की जरूरत पड़ रही है, या फिर उत्प्रेरक की जरूरत पड़ रही है, उत्प्रेरक क्या होते हैं वो भी समझेंगे, वो तीर के निशान के ऊपर लिखो। ये जो अभिक्रिया अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो तीर लगाया जाता है, इसके ऊपर लिखा जाता है। यहां पर देखो कुछ ताप की जरूरत पड़ रही है, यहां पे हमें कुछ उत्प्रेरक की जरूरत पड़ रही है। तो जब हमें ताप और इस तरह की जरूरत होती है तो वो तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये उत्प्रेरक शब्द आया है, ये क्या होता है? तो उत्प्रेरक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, उनका काम होता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, जो गति है उसको या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, बस इतना ही काम होता है इनका। ठीक है, बस इनका इतना सा काम है, या तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम दूध से जब पनीर बनाते हैं तो क्या होता है, दूध अगर फट जाता है तो पनीर बन जाता है। अगर हम दूध को, मान लो दूध लेके आए, उसको 2 दिन तक हमने ऐसे ही रख दिया, तो वो दूध 2 दिन बाद में दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा, फिर उससे पनीर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर, ठीक है, 2-4 बूंद अगर नींबू के रस की डाल दें तो क्या होगा, हाथों हाथ दूध फट जाएगा। यानी जो काम 2 दिन के अंदर हो रहा था, वो नींबू की बूंद ने कुछ मिनटों के अंदर या कुछ सेकंडों के अंदर कर दिया। तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। तो इस तरह के जो पदार्थ हमने मिला, यहां नींबू का रस मिला है, तो वो किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो बच्चों समझ में आ गया। इस तरह के कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो अभिक्रिया को धीरे कर देते हैं। जैसे मान लो कोई लोहा है, लोहे को हमने खुला रख दिया तो 1-2 महीने में उसके ऊपर जंग लग जाएगा। उसकी परत आपने मान लो कुछ भी नहीं लगाया तो 1-2 महीने में जंग लग जाएगा। लेकिन जब उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं या जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, तो फिर जंग क्या है, सालों तक नहीं लगता है। यानी उस जस्ते या पेंट ने क्या कर दिया, अभिक्रिया को बहुत धीरे कर दिया। तो यह उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, डिपेंड करता है अभिक्रिया कौन सी है, उसके अनुसार ही उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कोई सी अभिक्रिया में कोई सा उत्प्रेरक काम में ले ले, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आपसे यहां पर एक सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेने में देखो CO2 और H2O काम में लिया जाता है, सॉरी, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसके बारे में। ठीक है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और जल लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पता है, और क्लोरोफिल होना चाहिए तभी वो अपना भोजन बना पाते हैं। उनके पत्तियों में होता है ना क्लोरोफिल, जिसकी पर्णहरित, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। तो वो क्या बनता है, C2H6O, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका होता है बच्चों, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है कि पेपर में कभी कभी 1 नंबर में सीधा पूछ लिया जाता है, निम्न में से ग्लूकोज का या ग्लूकोज का सूत्र लिखिए, तो क्या होता है, C6H12O6 ये होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये स्टेप थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ रासायनिक समीकरण है, उनको संतुलित करना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है, इनको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है, और बार बार आपको बॉक्स में बंद करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए कि सूत्र में कुछ भी चेंज नहीं करना है, उसके आगे लगाना है। पेपर में आपको बॉक्स में बंद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको आता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसको बॉक्स में बंद करके भी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको संतुलित करके बताता हूँ कुछ रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने आगे 2 लगाया है, ताकि ऑक्सीजन इधर भी 2 हो जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ नीचे 2 लगा दे, वो तो फॉर्मूला ही अलग हो गया, वो तो चेंज करना नहीं। हमने कहा है बॉक्स इसीलिए बनाया कि उसके अंदर नहीं चेंज करेंगे। जब यहां 2 लगाया तो मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए यहां भी 2 लगाना पड़ेगा।
दूसरी रासायनिक समीकरण, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, या हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। यहां पर भी ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहां 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही यहां 2 ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 पहले से ही था, 2 और गुना हो गया तो 4 हो गया। तो यहां पर हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा तो यहां 2 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहां क्या है, नाइट्रोजन 1 है, यहां नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहां नाइट्रोजन को 2 करने के लिए 2 लगाए, इस नाइट्रोजन को 2, नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 पहले से था, 2 से और गुणा कर दिया तो 3 दूने कितने हो गया, 6। तो यहां पर कितना लगाना पड़ेगा, 6 करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तब 6 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां दिया Fe, H2O, Fe2O3 प्लस H2। यहां पर देखिएगा फेरस 1 है, यहां पर 3 है, तो सबसे पहले तो इसको संतुलित करने के लिए यहां 3 लगा दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितने, यहां पे 4 है, जबकि यहां ऑक्सीजन 1 ही है। अगर मैं यहां पर 4 लगा दूं तो 4 लगाने से क्या हुआ, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 पहले से थे, 4 से और गुणा कर दिया तो 8 हो गए। तो यहां 8 करने के लिए हमें यहां भी क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो ये रासायनिक समीकरण हमारी क्या होगी, संतुलित होगी। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, फिर कोई सी रासायनिक समीकरण फटाक से चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे। एक रासायनिक समीकरण और देखते हैं, जिंक दिया हुआ है, H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है। जिंक कितना है, 1 परमाणु है जिंक का, इधर भी 1 है। यहां देखो H2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1 है, यहां पर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये तो समीकरण हमें पहले से ही संतुलित दिख रही है। ठीक है, इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ रासायनिक समीकरण हमारी ऑलरेडी संतुलित होती है, तो उसमें कोई भी हमें चेंज नहीं करना है। तो ये हमारी थी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। वैसे ऐसा नहीं है कि पीछे वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार। तो उससे पहले जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में वास्तव में होता क्या है। बार बार इतना कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है वो समझते हैं। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व में नहीं बदलते हैं। कहने का मतलब यह है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि लोहे के परमाणु सोने के परमाणु में बदल गए। अगर ऐसा होता तो फिर हमें घर में बैठे या फिर हमें कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, घर पे लोहा लाते और उसको सोना बनाते रहते अभिक्रिया करा करा के। ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता, उसमें एक तत्व के परमाणु कभी भी दूसरे तत्व में नहीं बदलते हैं। अच्छे से याद रखना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया। तो होता क्या है, और न ही परमाणु को, इसके अंदर ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही नया परमाणु बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में यह भी नहीं होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, एक परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा भी नहीं होता कि कोई परमाणु नष्ट ही हो गया, खत्म ही हो गया, या फिर कोई नया परमाणु बन गया है, मतलब पहले था ही नहीं अब अचानक से टपक गया है, ऐसा भी नहीं होता है। उसके अंदर सिर्फ यह होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणुओं के आपसी बंध, जो आपस में बंध बने हुए हैं, वो टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के जो पहले से पदार्थ हैं, उनके बीच में जो बंध बने होते हैं, आपस में जो बॉन्ड बने होते हैं, उनके टूटने और जुड़ने से क्या होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में इतना ही होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखो, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार यहां पर लिखे हुए हैं 6-7। इनको हम एक एक ट्रिक से याद करेंगे। 6 के 6 आपको 6 मिनट में याद हो जाएंगे। ठीक है, और परिभाषा भी याद हो जाएगी। तो पहले इसको मैं एक एक को समझाता हूं, फिर हम इसकी परिभाषा विद एग्जांपल एकदम अच्छे से देख लेंगे। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, ये आपके देखते ही 6 के 6 कभी लाइफ में भी नहीं भूलोगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे पहला अभिक्रिया का प्रकार है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। आपको पता है क्या संयोजन या योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या मतलब होता है? जोड़ना। अगर संयोग या फिर हम करें जुड़ना, योग का मतलब भी जुड़ना होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर, ये मान लो पहला अभिकारक है, ये मान लो दूसरा अभिकारक है, इन दोनों अभिकारकों ने मिलकर एक उत्पाद ऐसा बना दिया, सिर्फ एक ही उत्पाद बनाया। अभिकारक दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए, तो उसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। तो बताओ, पहचान पाओगे या नहीं पहचान पाओगे? ऐसी अभिक्रिया आपको कहीं भी दिखाई दे जिसमें 2, 3, 4, 5, 10 कितने भी अभिकारक हों, लेकिन उत्पाद एक ही दिखे, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा देखो, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कौन सी होती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको भी ध्यान से समझिएगा, जिसमें अभिकारक तो एक ही होता है,
अभिकारक एक ही होता है जो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना दे। क्या कर दे? 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बना दे, यानी संयोजन की बिल्कुल उल्टी। इसके अंदर क्या होगा? अभिकारक एक ही होगा, ध्यान रखिएगा, अभिकारक एक ही होगा, लेकिन उत्पाद क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके भी प्रकार होते हैं, लेकिन वो जब हम समझेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, तब हम बात करेंगे इसके भी, क्योंकि किसी भी अभिकारक को टूट तो सीधा तो टूटेगा नहीं, उसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ऊर्जा प्रकाश के रूप में, उष्मा के रूप में या फिर विद्युत के रूप में, तो उसी के आधार पर इसको तीन प्रकारों में बांट दिया जाता है। यानी अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, उष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अगला प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा प्रकार है? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें देखो अधिक क्रियाशील तत्व है। ये मान लो ए है जो ज्यादा ताकतवर है, इधर लिखा हुआ हमने बी सी, ये एक क्या है? तत्व है, यौगिक है। अब ये क्या था? ये ए जो था वो बहुत ताकतवर है इस बी की तुलना में, तो ये इस बी को क्या कर देगा? यहां से हटा देगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसका अभिक्रिया हो रही है। यहां तो देखो, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए सी और बी अलग हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसकी परिभाषा बता दूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी ज्यादा ताकतवर तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, एक यौगिक है, इससे विस्थापित कर देता है, मतलब यहां से हटा देता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहां पर देखिएगा आपको एक तत्व अलग लिखा हुआ मिले, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां पर एक तत्व अलग लिखा हुआ है और यहां पर इस यौगिक लिखा हुआ है। यौगिक मतलब एक अणु का सूत्र लिखा हुआ है। इसमें से ये पहले वाले को हटाकर खुद यहां पे आ जाएगा। उस अभिक्रिया को देखते ही आप क्या कह दोगे? विस्थापन अभिक्रिया। एक तत्व अलग लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही तत्व, जैसे जिंक अलग लिखा होगा, कॉपर अलग लिखा होगा, आयरन अलग लिखा होगा, लेड अलग लिखा होगा, सिर्फ एक लिखा होगा और वो दूसरे यौगिक में से उसको पहले वाले भाग को हटा दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा प्रकार है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां एक तत्व है, एक को विस्थापित, देखो इसने इसको एक को हटाया, यहां पर 2 बार विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बार विस्थापन, तो इसको द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे ए के साथ हमने लिखा एक बी है, ये एक यौगिक है, दूसरा हमने लिखा सी के साथ एक डी यौगिक है। अभी देखिएगा, पहले ध्यान से समझिएगा, ए के साथ बी है या सी के साथ डी है। हुआ क्या? इन दोनों ने आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लिया। आयन का आदान प्रदान मतलब ए पहले यहां पे था, ए ने सी को विस्थापित कर दिया। ठीक है, या हम बात करें इस तरह से भी कह सकते हैं, ए जो है वो सी के साथ चला गया, सॉरी ए जो है वो डी के साथ चला गया यहां पे, और बी और सी ने आपस में आयनों का आदान प्रदान हुआ और नए पदार्थ बन गए। ठीक है, तो देखोगे यहां पर कैसे बनेगा, तो अब ए डी बन जाएगा और सी बी बन जाएगा। तो आपस में आयनों का आदान प्रदान हो गया। देखो ए ने सी को विस्थापित कर दिया और बी ने डी को विस्थापित कर दिया, 2 बार विस्थापन हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसा नहीं लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन होता है। हम परिभाषा ये लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, बस आपस में एक्सचेंज हो गए, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन में क्या होता है देखिएगा, उपचयन का मतलब होता है, 2 बातें आपको याद रखनी है उपचयन के अंदर। देखो मैं यहां पर समझाता हूं आपको उपचयन। उपचयन का मतलब यहां पहले समझते हैं उपचयन। उपचयन के अंदर 2 बातें याद रखनी है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले उसको उपचयन कहेंगे। और अपचयन का मतलब होता है उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा। क्या होता है? या तो ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन प्लस हो जाए, जुड़ जाए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना है वो उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। सॉरी, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, याद रह जाएगा। उपचयन को कभी कभी हम ऑक्सीकरण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑक्सीकरण भी कह देते हैं। अब आपका लास्ट प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया के अंदर हो जाए, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह देंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए अब इसके बाद में हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के एक एक प्रकार को। अब आपको समझ में आ गया तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।
तो देखते रहिएगा। सबसे पहले हमने देखा संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक ज्यादा अभिकारक हो सकते हैं, उत्पाद एक ही होगा, उसको हम योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। देखिएगा यहां पे हमने देखा ए और बी मिलकर ए बी बनाई, ये हमने देख लिया। अब देखो यहां पे क्या है, कोयले का दहन। कोयला क्या होता है, सी। कोयले को किससे लिखा जाता है, कोयला कार्बन होता है, सी। इसको अगर दहन करते हैं, जलाते हैं, तो कोई भी चीज जलाते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो C+O2 क्या बना है, CO2। दो अभिकारक एक उत्पाद, संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक एक उत्पाद, संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक एक उत्पाद, संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो ही होंगे। यहां पर एग्जांपल हमने दो के लिखे, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक ही होगा, तो हम पहचानते हैं उसको क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया। जल का निर्माण कैसे होता है, H2 और O2 मिलता है तो क्या बनता है, H2O। दो अभिकारक है, एक उत्पाद है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, अगर कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया लिखे, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना या शुष्क चूना भी कहते हैं। जल से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। अगर पानी के अंदर ये कैल्शियम ऑक्साइड डाल दे तो ये अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये सारी अभिक्रिया कौन सी होगी बताओ, संयोजन अभिक्रिया। बिल्कुल आसान सा तरीका था। तो आप देखेंगे अगर दो अभिकारक या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए तो संयोजन अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक एक ही होगा, वो टूटेगा और दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना देगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिएगा यहां पे हमने इसको तीन अलग अलग भागों में बांटा है। पहला है ऊष्मीय अपघटन। अब तीन प्रकार कौन से हो गए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन ऊष्मा द्वारा होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा हो, ऊष्मा द्वारा हो, तो उसको हम ऊष्मीय अपघटन कह देते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे संगमरमर का, इसका खड़ीन का, इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको ऊष्मा देंगे मतलब गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। देखो अभिकारक एक है, उत्पाद दो हो गए। जब अभिकारक एक ही हो, उत्पाद दो या दो से ज्यादा हो, वियोजन अभिक्रिया। यहां पर देखो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट है, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम ट्राइऑक्साइड। एक अभिकारक तीन उत्पाद, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उष्मा से हुआ है, गर्म करने से ही होगा, उष्मा दी है इसलिए उसमें अपघटन। एक है ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, ताप देते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। एक भूरे कलर का धुआं निकलता है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। साथ में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो आपसे एक ऐसी अभिक्रिया पूछे जाए, एक ऐसा पदार्थ जिसको ताप देने से क्या बनता है, एक भूरे कलर का धुआं निकलता है, ऑक्सीजन गैस बनती है, या फिर कह दे लेड ऑक्साइड बनता है, तो वो पदार्थ कौन सा है, वो है लेड नाइट्रेट। और यहां पर देखिएगा जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। जो हम सीमेंट काम में लेते हैं उसको बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का, ये क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है, इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो ये आप याद रह जाएगा। तो ये हमने देखा है कौन सा प्रकार, देखो उष्मा देने के लिए उसको हमने गर्म किया लेड नाइट्रेट को, तो इसमें क्या हो गया, हमारे भूरे कलर का ये जो धुआं निकल रहा है, ये क्या है, ये है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो पहला देखा हमने ऊष्मीय अपघटन। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा जो है वो है प्रकाशीय अपघटन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन प्रकाश द्वारा होता है। ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा होता है, प्रकाश द्वारा। तो यहां पर देखिए कि AgBr नाम का एक पदार्थ है, अगर इसको प्रकाश में रखेंगे तो ये Ag मतलब सिल्वर और ब्रोमीन गैस बना देगा, ठीक है। और दूसरा है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, इसको प्रकाश देंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन बना देगा। यहां पर देखिएगा एक बात, ये जो AgBr है इसका उपयोग आपको पता है कहां किया जाता है, फोटोग्राफी में। ये प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और ये AgCl2 ये क्या होता है, ये श्वेत रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, श्वेत रंग का। इसको खुला रख देंगे तो ये कैसे रंग का बन जाएगा, भूरे कलर का एक पदार्थ बन जाएगा। जैसे यहां पर देखिएगा ये हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, भूरे रंग का, ठीक है। इसको प्रकाश के अंदर रख देते हैं तो ये इसका कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये देखो एक अभिकारक दो उत्पाद, तो मिलकर क्या बना रहे, अपघटन अभिक्रिया। और लास्ट अभिक्रिया है विद्युत अपघटन, जब अपघटन प्रकाश द्वारा होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपघटन प्रकाश द्वारा, विद्युत द्वारा होता है, उसको हम विद्युतीय अपघटन कह देते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। अगर सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करते हैं, उसका गर्म करते हैं, उसका विलयन बनाकर उसको गर्म किया जाता है तो सोडियम बन जाता है, और सिल्वर क्लोराइड
सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को अगर विलयन को सोडियम क्लोराइड को द्रव अवस्था में लाकर इसको गर्म किया जाए तो ये सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। तो एक अभिकारक दो उत्पाद, किसके द्वारा हुआ ये? विद्युत अपघटन कराना पड़ेगा, विद्युत धारा देनी पड़ेगी। जैसे यहां पर देखिएगा डायग्राम दिया हुआ है, ये तो जल अपघटन का दिया हुआ है। देखो जल है, अगर जल को विद्युत धारा देंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा क्या हुआ, ये डायग्राम आपसे पूछा जाएगा तो इसको ध्यान से देखिएगा। जल अपघटन का डायग्राम आपसे पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। तो ये डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, एक पात्र बनाना है, इसके अंदर दो नली है और ये पानी डाला हुआ है, इसके अंदर जल डाला हुआ है। इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के बने हुए, ग्रेफाइट रोड है। और इसको हमने बैटरी के दो हिस्से से, एक बैटरी का प्लस वाला हिस्सा होता है, एक माइनस वाला। प्लस वाले हिस्से से जिसको जोड़ देते हैं वो एनोड होता है और जो माइनस वाले हिस्से से जोड़ देते हैं वो कैथोड होता है। अब जैसे इसका स्विच ऑन करेंगे तो यहां से क्या होगा? विद्युत धारा बहेगी। विद्युत धारा बहेगी तो एनोड वाले हिस्से में कौन सी गैस बनेगी हमारी? ये एनोड वाले हिस्से में ऑक्सीजन गैस बनेगी। और कैथोड वाले हिस्से में कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। कैथोड वाले हिस्से में कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इससे क्या हो जाएगा? ये जल के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होना ही हमारा क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। तो ये हमने देखा दूसरा प्रकार विद्युत अपघटन इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील को उससे विस्थापित कर देता है। या फिर ऐसे करें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर देता है। साथ में यह भी लिखना पड़ेगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। यहां पर देखिएगा अभिक्रिया लिखी हुई है, जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है। तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। देखो यहां सल्फेट है, इसके साथ कॉपर है, ये कॉपर अलग हो गया। जब भी आपको देखो एक तत्व, मैंने कहा था ना एक तत्व लिखा हुआ दिखे और वो तत्व उसको आगे वाले को यहां से हटा दे, ये अलग लिखा हुआ, ये विस्थापन अभिक्रिया है। या फेरस है, फेरस ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये लेड है, लेड ने कॉपर को विस्थापित किया। सब में देखो कॉपर अलग हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। यहां पर हम एक देखते हैं, कॉपर सल्फेट का हमने विलयन लिया जो नीले कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया है। अब इसके अंदर हम लोहे की कील को डाल देते हैं। लोहा आपको पता है आयरन होता है, फेरस। ये दूसरी अभिक्रिया को हम समझ रहे हैं, ये अभिक्रिया होती है। तो जैसे इसके अंदर डालते हैं, अभी ये नीले कलर का है, अगर इसको डाल के लोहे की कील को छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद में इस विलयन का कलर बदल के नीले से हल्का हरा कलर हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि लोहा जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो वहां से क्या करता है? कॉपर को इस विलयन से विस्थापित कर देता है और कॉपर के विस्थापन होने से विलयन का कलर बदल जाता है। ठीक है, और जो लोहे की कील है वो इस ब्राउन कलर की हो जाती है। कॉपर जो है वो इस लोहे की कील के ऊपर आकर चिपक जाता है। तो ये थी हमारी कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी पहचानना बहुत आसान है। देखो कैसे पहचानेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? द्विविस्थापन। जैसे हमने ये समझ लिया एबीसीडी। अब देखो यहाँ सोडियम के साथ कौन है? सल्फेट है और बेरियम के साथ क्लोराइड है। ये सोडियम किसके साथ चला जाएगा? क्लोरीन के साथ। देखो सोडियम क्लोराइड बना दिया। और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला गया तो बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो आयनों का आपस में आदान प्रदान हो गया। जब यहां पर इस तरह के आपको दो दो अणुओं से मिले हुए आपको यौगिक दिखे और उनके बीच में आयनों का आदान प्रदान हो जाए तो आप समझ जाएंगे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहां पर एक बना है बेरियम सल्फेट और एक बना है सोडियम क्लोराइड। दूसरा देखो यहां पे सोडियम था, ये नाइट्रेट के साथ चला गया और जो सिल्वर था वो क्लोरीन के साथ आ गया, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया और सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो ये आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखो इसके बाद में हम बात की, यहां तो हमें समझ में आ गया। यहां देखिएगा अवक्षेप का मतलब क्या होता है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में समझा। जल में अविलेय पदार्थ, जो जल में अविलेय पदार्थ होता है उसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो यहां पे हम एक अवक्षेपण अभिक्रिया और पढ़ने वाले हैं। अभिक्रिया का एक एक्स्ट्रा प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल सी परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का। और इसके अंदर आप एग्जाम्पल जो हमने द्विविस्थापन लिखा वो सेम लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे। यहां पर देखो ये क्या है? सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट जो है AQ है, मतलब एक्वस विलयन है इसका। जलीय विलयन मतलब जल में घुला हुआ है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये सोडियम सल्फेट जो है जल में घुला हुआ है। बेरियम क्लोराइड ये भी AQ है, मतलब जल में घुला हुआ है। अभिक्रिया की यहां पर एक सोडियम क्लोराइड मिला, ये भी जल में घुला हुआ है। लेकिन एक जो बेरियम सल्फेट बना है ये एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस बन गया है। ये पानी के अंदर उस विलयन के अंदर नीचे बैठ जाएगा और नीचे बिना घुला हुआ रह गया तो वो अवक्षेप बन गया। और ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि एक अभिक्रिया एक ही प्रकार की होती है, एक अभिक्रिया 2 से 3 प्रकार की भी हो सकती है। वो अपन आगे देखेंगे, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर भी एक ठोस बना है तो ये भी अवक्षेपण अभिक्रिया, ये देखिएगा ये ठोस बना है तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा अगला प्रकार है उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसको हम एक टेबल से समझते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा निम्न उपचयन और अपचयन में अंतर लिखिए। अगर आप अंतर से समझ गए तो इसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन में वृद्धि भी कह सकते हैं उपचयन का मतलब। अपचयन बिल्कुल इसका उल्टा लिख दो, ऑक्सीजन का निकलना। यहां ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीजन का निकलना, या ऑक्सीजन की वृद्धि तो वहां ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के साथ यहाँ पर कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर कॉपर के साथ आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है क्या, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। यहाँ देखो कॉपर के साथ क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई दे रही है, अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीजन जुड़ गई। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हम उसको कहेंगे उपचयन। क्या कहेंगे, उपचयन। यहां देखो H2O था, यहां हाइड्रोजन के साथ अभी ऑक्सीजन है, लेकिन यहां हाइड्रोजन के अभिक्रिया के बाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन अलग हो गई है। यहाँ पे प्लस का मतलब वो अलग हो गई है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। दूसरा है इसके अंदर उपचयन की या ऑक्सीकरण की बात करें तो हाइड्रोजन का निकलना भी उपचयन होता है। अगर अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रही है तब भी उपचयन है, अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रही है तब भी उपचयन है। जैसे यहां पर देखो HBr, यहां ब्रोमीन के साथ H जुड़ा हुआ है मतलब हाइड्रोजन है, लेकिन यहां ब्रोमीन अकेला है, हाइड्रोजन नहीं है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गई और हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है। यहां पर देखिएगा यहां हाइड्रोजन का निकलना था तो इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। देखो यहां पर नाइट्रोजन अकेला है, नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, H जुड़ा हुआ है मतलब हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, और हाइड्रोजन का जुड़ना हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब देखिएगा, आप कह रहे थे सर अब अगर मैं इस अभिक्रिया को पूछूं ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो देखो यहां पर 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे, सर ये तो संयोजन अभिक्रिया है। बिल्कुल सही है। कुछ कहेंगे सर ये ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ, ये तो उपचयन हो गया, तो वो भी सही है। तो एक अभिक्रिया 2 या 2 से ज्यादा प्रकार की हो सकती है। समझ गए बच्चों, तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रकार था उपचयन और अपचयन। अंतर आए तो इस तरह से लिख दे, और आपको पहचानने का कह दे तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं। अगला प्रकार है जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। हमने बात की थी ना रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन दोनों ही होते हैं, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे हम पहचानेंगे, यहाँ पे देखिएगा उदाहरण दिया हुआ है। यहां देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन आपको दिख रही है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन दिख रही है, क्या यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहां दिख रही है क्या, नहीं है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। यहां कार्बन है, यहां कार्बन के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन आपको दिख रही है। तो जब भी आपको कार्बन के साथ यहां पर कुछ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन वो भी जुड़ी हुई है, तो देखो कार्बन अकेला था, यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन जुड़ना क्या होता है, उपचयन। क्या होता है, उपचयन। तो देखो एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, या ऑक्सीजन निकल भी रही है और ऑक्सीजन जुड़ भी रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आपसे यहां पर एग्जाम में पूछा जाए इसी अभिक्रिया के बारे में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पूछा जाता है इसमें किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है, कौन अपचयित हुआ है और कौन उपचयित हुआ है। तो ZNO है, इसमें से ऑक्सीजन निकली है, मतलब ये क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। क्या हुआ है, अपचयित, इसका अपचयन हुआ है। और जो C है, कार्बन है, इधर वाले का ही लिखना है, सिर्फ इधर कार्बन अकेला था और इसका क्या हो गया है, ये उपचयित हुआ है, मतलब इसके साथ आकर ऑक्सीजन आगे जुड़ी है। तो किसका अपचयन हुआ है, किसका उपचयन, जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगी वो उपचयित हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ेगी वो उपचयित हो जाएगा। अपचयित का मतलब ऑक्सीजन निकलना और उपचयित का मतलब ऑक्सीजन जुड़ना। इस दूसरी अभिक्रिया में पहचान सकते हो क्या, देखिएगा यहां पे ये कॉपर था, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन है क्या, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, यहां है क्या, नहीं है, निकल गई। निकलने का मतलब हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। यहां देखो हाइड्रोजन अकेला था, यहां हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये उपचयन। तो यहां पर भी अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यहां भी रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। अब आप इसके अंदर ये खुद बताओ, कमेंट के अंदर लिखे कि कौन अपचयित हो रहा है और कौन उपचयित हो रहा है, ये आपको बताना है।
अगर आपको समझ में आया तो आपको ये बताना है कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है। देखो यहां पर हम कॉपर चूर्ण को, जो कॉपर चूर्ण है ये रहा कॉपर ऑक्साइड, इसको अगर खुला रख देते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बना देता है, यहाँ पे ये कॉपर अलग हो जाएगा और जल इसमें से निकल जाएगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है ऑक्सीकरण उपचयन पर कुछ आधारित अभिक्रियाएं हैं, हमारे अभिक्रियाओं के प्रभाव हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण का मतलब आम भाषा में कहे तो जंग लगना। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी धातु पर जंग लगना। जंग लगने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ लोहे पर जंग लगना, बाकी धातुओं पर भी, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, कोई भी धातु अपने आसपास नमी के कारण, ऑक्सीजन के कारण या अम्ल आदि के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और ये संक्षारण की प्रक्रिया है, जो ये जंग लगने की प्रक्रिया, इसको हम संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अम्ल, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है, काली। लड़कियों ने, महिलाओं ने इसमें देखा होगा जो चांदी के गहने पहनते हैं वो काले कलर के हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, काले कलर की परत चढ़ना उसके ऊपर। और तांबे पर हरी परत चढ़ना, जो हमारे घर में तांबे के बर्तन होते हैं उसको कुछ दिन तक साफ नहीं किया जाए तो बहुत गहरे हरे कलर की उसके ऊपर परत चढ़ जाती है, फिर उसको हमने साफ किया जाता है। तो ये सारे उदाहरण किसके हो गए, संक्षारण के, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, जो हमारे वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी जो तेल और घी से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और क्या कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका पहले से जो स्वाद है और उसकी स्मेल जो है, गंध जो है, वो बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम, इसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी उपचयित होकर तेल तथा वसा विकृत गंधी हो जाते हैं उपचयित होने पर। उपचयित का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अब जैसे हमने तेल और घी से कोई चीज बना रखी है, ठीक है, जैसे हमने मान लो सब्जी भी बनाई है, उसके अंदर तेल डालते हैं और तेल से बनी हुई जो सब्जी है उसको 2 दिन रख दो, खराब हो जाएगी। खराब होने का मतलब उसका स्वाद भी बदल जाएगा और उसकी स्मेल भी बदल जाएगी, बदबू आने लग जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया और खुद को उपचयित कर लिया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई उसके अंदर। तो वो फिर क्या हो जाती है, उसकी स्वाद और गंध चेंज हो जाते हैं। इसको हम विकृत गंधी कहते हैं। अब इसको क्या है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, विकृत गंधिता से बचने के उपाय क्या क्या है। सबसे पहला उपाय है, उसको क्या कर दो, प्रतिऑक्सीकारक मिला दो उसके अंदर। प्रतिऑक्सीकारक मतलब उसके अंदर ऐसे पदार्थ मिला दो जो ऑक्सीजन को जुड़ने ही नहीं दे, उसके अंदर ऑक्सीकरण होने ना दे उसके, ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ मिला दिया जो ऑक्सीकरण ना होने दे। दूसरा क्या है, हम उसके अंदर ये काम कर सकते हैं, उसको वायुरोधी बर्तनों में बंद कर दो। एयर टाइट जो डिब्बे हैं उसके अंदर बंद कर दो, मतलब हवा भी नहीं जा सके जिसके अंदर, उसके अंदर बंद कर दो। हवा नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, तो वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। हमने देखा होगा जैसे हम दुकान से मिठाई वगैरह लेके आते हैं, अगर 2 से 3 दिन रख दे तो वो खराब होने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है। जबकि आपने देखा होगा मिठाइयों की दुकान में कुछ डिब्बों में बंद होती है मिठाइयां, वो 1-1 महीने तक पड़ी रहती है, खराब नहीं होती। उसका कारण क्या है, वो एयर टाइट में, जिसके अंदर हवा नहीं जा पाती, ऑक्सीजन नहीं जा पाती, ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो अभिक्रिया नहीं करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, वायुरोधी डिब्बे में बंद कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस जैसी अक्रिय गैस डाल दो, कम सक्रिय होती है, जो कम अभिक्रिया करती है। वहां से ऑक्सीजन को हटा दो और दूसरी गैस डाल दो जो कम सक्रिय होती है, जैसे नाइट्रोजन। जैसे चिप्स वगैरह की थैली होती है, उसके अंदर जो हवा भरी जाती है वो हवा क्या होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, ताकि नाइट्रोजन उससे अभिक्रिया नहीं करेगा। नाइट्रोजन सक्रिय गैस नहीं है, कम सक्रिय है, तो उससे अभिक्रिया नहीं करेगा। और ऑक्सीजन उसके अंदर है नहीं, तो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते। अगर ऑक्सीजन डाल दे तो वो 2 दिन में खराब हो जाएंगे। तो ये था हमारा जो ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रियाओं पर आधारित कुछ प्रभाव थे। एक तो होता है संक्षारण मतलब जंग लगना, और दूसरा होता है विकृत गंधी मतलब तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण से खराब होना। इसके बाद में हमने 2 प्रकार, कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के प्रकार देखने हैं। वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होगा। अब मैं बोल के बता रहा हूं तो आप कहेंगे सर समझ में नहीं है। आपने एक एग्जांपल से समझते, हम जो कली करने के लिए चूना लेके आते हैं मार्केट से, ठीक है, जो मार्केट से हम चूना लाया जाता है वो क्या होता है, बिल्कुल ठंडा होता है, आपको पता है, और पानी उसके अंदर मिलाते हैं। घर में लाने के बाद उसमें क्या मिलाया, पानी मिलाया। पानी मिला के उसको कुछ समय रखते हैं तो पानी बहुत गर्म हो जाता है उसके अंदर। इसका क्या कारण हुआ, इसका कारण यह हुआ कि उसके अंदर क्या बन गई है, ऊष्मा बन गई है, ऊष्मा का निर्माण हो गया। जो हम मार्केट से कली लेके आए थे वो था कैल्शियम ऑक्साइड। वो क्या था, एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, वो था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। उसके अंदर हमने मिलाया जल और ये क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। तो इसके साथ साथ में इसमें बहुत सारी क्या बनी है, प्लस में उष्मा का भी निर्माण हुआ है। और जिस भी अभिक्रिया में अभिकारक के साथ उष्मा बनेगी उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का भी निर्माण होता है, उष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन और ये अभिक्रिया करेगी तो साथ में उष्मा भी बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी तो उष्मा बनेगी। अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, क्या है, जो श्वसन है वो भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसा क्यों? जब हम सांस लेते हैं तो होता क्या है, ग्लूकोज जो है, हमने खाना खाया था उससे हमें ग्लूकोज मिला, और सांस लिया उससे हमने ऑक्सीजन ली। इससे क्या होता है आपको पता है, CO2 गैस बनती है, ठीक है। हम सांस वापस छोड़ते हैं, CO2 बनती है, साथ में जल बनता है और साथ में ऊर्जा बनती है। खाना हमने खाया ही क्यों था? जब खाना खाने से जो ग्लूकोज बना है और सांस लेने से जो ऑक्सीजन गई है वो मिलकर कुछ ऊर्जा बनाते हैं हमारे शरीर के अंदर। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है या उष्मा का निर्माण होता है उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए श्वसन भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो हमारी साग सब्जियां वगैरह सड़ी गली चीजें होती है उसमें भी उष्मा का निर्माण होता है, उससे भी क्या हो जाता है, उष्मा का यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। उससे भी एक गैस निकलती है जिसके अंदर ऊर्जा होती है, ठीक है। तो उसमें भी उष्मा का निर्माण हुआ है। जो साग सब्जियां वगैरह होती है वो कंपोस्ट यानी खाद बनने से उसके अंदर क्या आती है, एनर्जी आती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण हो रहा है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो आप कहेंगे सर उष्मा शोषी, बिल्कुल इसका उल्टा। ऐसी अभिक्रिया जिसको क्या होती है, जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ती है, अगर उष्मा नहीं दोगे तो वो होगी नहीं। और वो डेली लाइफ में आप देखते हो, घर में अगर सब्जी बनानी है, आपको मान लो आलू की सब्जी बनानी है, आपने आलू काट के डाल दिए, मिर्च मसाले सब कुछ डाल दिया, अगर गैस नहीं जलाएंगे तो आलू की सब्जी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। तो वहां उष्मा देने की जरूरत पड़ रही है। चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध सब कुछ डाल दिया तो क्या चाय बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। उसको गर्म करना पड़ेगा, मतलब उष्मा देनी पड़ेगी। उष्मा का मतलब क्या होता है, उसको गर्म करना। तो जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ रही है उस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। उसको हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया है तो ये तभी बनेगा जब इसको उष्मा देंगे। ये जैसे माइनस में उष्मा इधर लिखी हुई है या फिर इधर प्लस में लिखी हुई है, अभिकारक के साइड में प्लस में अभिक्रिया उष्मा लिखी हुई है, इसका मतलब उष्मा की जरूरत है। या फिर इस साइड में माइनस में लिखी हुई है, क्योंकि ये माइनस वाला इधर आएगा तब भी प्लस बन जाएगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा। और जब इधर प्लस में लिखी हुई है इसका मतलब उष्मा का निर्माण हो रहा है, वो प्रकार की अभिक्रिया उष्माक्षेपी है और ये उष्मा शोषी है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। नेक्स्ट हमारा है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूने की पोताई करने के 2 से 3 दिन बाद चमक क्यों आती है? जब हम घर में कली करते हैं तो उसकी चमक 2 से 3 दिन में क्यों आती है? तो बात समझिएगा। तो जो हम पोताई करते हैं तो जो पदार्थ काम में लिया जाता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को ध्यान रखना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, या कभी कभी इसको हम शुष्क चूना भी कह देते हैं, शुष्क चूना भी कह देते हैं। अब हम लेके आए, वो सूखा होता है, उसके अंदर लाके हम घर में मिलाते हैं पानी, पानी मिलाते ही वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है एक बार गर्म होता है उष्मा का भी निर्माण होता है, तो इसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे, ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद में हम दीवारों पर इसकी पोताई करना स्टार्ट कर देते हैं। पोताई हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, पोताई करने के बाद में ये कैल्शियम ऑक्साइड धीरे धीरे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे अभिक्रिया करके एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है। धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, ठीक है, बहुत धीमे प्रोसेस होता है। और ये अभिक्रिया होते ही क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चमकदार होता है। इसको बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं, इसलिए चमक आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है। इस परत का निर्माण होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, इसलिए दीवारों पर चमक आने में भी क्या होता है? 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो बच्चों ये था आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो का अंदर हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी इसके जो
चैप्टर के अंदर दिए हुए क्वेश्चन है उसको भी बहुत अच्छे से और सिंपल से तरीके से समझेंगे और चैप्टर के लास्ट में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तरों को भी बहुत आसान से तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर हम आंसर को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर एग्जाम में आसानी से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखो कई बार एग्जाम में होता है चैप्टर के इंटरनल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो चैप्टर के अंदर प्रश्न दिए हुए ना वो भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।